बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 43। आज हमने इसमें पढ़ना है, एक तो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड इट्स टाइप्स, और एक डेफिनेशन है अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस। स्टार्ट करते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। पहले आप हेडर फाइल का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि ऐसी लाइब्रेरी फाइल्स जिनको हम इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम के अंदर, ताकि जो फंक्शन बिल्ट इन कंप्यूटर में यूज़ हो रहे हैं वो जो है उसको उसके साथ उसकी जो डिटेल है वो उन हेडर फाइल्स में होती है। तो इसमें उन हेडर फाइल्स को अटैच करने के लिए जो कमांड्स हैं, उन कमांड्स को हम क्या कहेंगे, इंक्लूड प्री प्रोसेसर या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो उनमें से पहले एक आ जाती है इंक्लूड प्री प्रोसेसर। इंक्लूड जैसे उसके नाम से जाहिर है कि शामिल करना, उस लाइब्रेरी फाइल या उस हेडर फाइल को शामिल करता है प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड में, और एक्जी फाइल जनरेट करता है। लिंकर का जो काम आप पढ़ चुके हैं कि जैसे पहले फाइल कंपाइल होती है तो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड, फिर ऑब्जेक्ट कोड के साथ लाइब्रेरी फाइल को अटैच करके एक कोड जनरेट करता है जिसको हम एक्जी कोड कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड। जब तक लाइब्रेरी फाइल अटैच ना हो उस वक्त तक उन फंक्शंस को वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ना ही प्रोग्राम रन हो सकता है। तो किसी भी हेडर फाइल को ऐड करने के लिए जो कमांड यूज होगी उसको हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर कहेंगे। तो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव enables a program to access a library. Each library contains different header files. The include preprocessor directive is used to include header file in the program. प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, और हर लाइब्रेरी में हर हेडर फाइल में डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उसकी डिटेल शामिल है। जैसे सिंटैक्स है इसका, सिंटैक्स की आप हेडिंग देंगे, फिर नंबर साइन, इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट में स्टैंडर्ड हेडर फाइल। अब इसमें स्टैंडर्ड हेडर फाइल ये हो गया कि जिस लाइब्रेरी को, जिस हेडर फाइल को आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं। इंक्लूड जो है इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहेंगे। प्री प्रोसेसर इस वजह से इसे कहा जाता है क्योंकि किसी भी प्रोसेस से पहले ये एग्जीक्यूट होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो नंबर साइन, इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट में stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, जिसमें इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो फंक्शन है, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ये फंक्शन है। ये मुख्तलिफ किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंट एफ का फंक्शन है। किसी भी चीज़ को अगर आपने इनपुट गेट करनी है किसी वेरिएबल में तो उसके लिए स्कैन एफ का फंक्शन होता है। तो इन फंक्शन की डिटेल stdio.h हेडर फाइल में होती है। इसी तरह इसमें math.h की एग्जांपल दी हुई है कि नंबर साइन, इंक्लूड, math.h। मैथमेटिकल जो फंक्शंस हैं, देखिए दो चीज़ें अलग हैं। एक होता है ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं, जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो आप फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला और चीज़ है और फंक्शन और चीज़ है। फार्मूला क्या है कि जैसे दो वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है तो आप लिख देते हैं a प्लस b या 10 प्लस 20। दो वेरिएबल बना लेते हैं a प्लस b, उसको आप प्लस करते हैं, a में एक वैल्यू है, b में एक वैल्यू है, तो दोनों को ऐड कर लेगा। तो प्लस के सिंबल के लिए math.h की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, रिमाइंडर फाइंड करना है तो उसके लिए मैथ फंक्शन की, मैथ की ज़रूरत नहीं है, math.h हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे SQRT का फंक्शन है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, उसके लिए आप एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे, उसके लिए आप कोई उसमें फार्मूला नहीं लिखेंगे, बल्कि एक फंक्शन कॉल करेंगे SQRT का। इसी तरह साइन फाइंड करना है, कॉज फाइंड करना है, टेन फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है, ठीक। तो ये मुख्तलिफ जो फंक्शन हैं, इनके लिए जब किसी प्रोग्राम में ये फंक्शन आप लिखेंगे तो ऊपर math.h हेडर फाइल देंगे। अब देखें एक प्रोग्राम है, उसमें आपने कोई मैथ फंक्शन इंक्लूड नहीं कराया, ना तो आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, ना कॉज फाइंड कर रहे हैं, ना टेन, ना लॉग कोई फाइंड कर रहे हैं, तो फिर आप हेडर फाइल ये math.h नहीं ऊपर इंक्लूड कराएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको math.h हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ेगी। The above statement tell preprocessor to include the file stdio.h। जैसे ये अगर आप एग्जांपल में ये प्रोग्राम के अंदर आप इंक्लूड करते हैं तो इसका मकसद क्या है
कि इस लाइब्रेरी फाइल को, इस हेडर फाइल को std.h हेडर फाइल को इंक्लूड करे प्रोग्राम में शामिल कर लें। The include directive tell the compiler where to find the meaning of standard identifier such as printf। अब जैसे printf है, scanf है, आपने एक प्रोग्राम में लिखा, अब कंप्यूटर को तो नहीं पता कि वो जो है printf जब लिखा होगा तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, scanf जब लिखेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है। इनकी डिटेल जो है वो स्टोर होती है इन लाइब्रेरी फाइल में। जैसे किसी पर्सन को इंग्लिश नहीं आती, आप अगर उसको उसके सामने एग्जाम्पल दे देते हैं या आप उसको कमांड देते हैं ईट, रन, राइट, तो उसको पता नहीं होगा कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है, कि अगर कहा जाएगा ईट या कहा जाएगा रन या कहा जाएगा राइट तो उसको नहीं पता। लेकिन अगर डिक्शनरी उसके पास होगी तो जब आप कमांड देंगे वो उस डिक्शनरी में उस एक्शन को ट्रांसलेट करेगा कि इससे मुराद क्या एक्शन है, तो फिर वो आसानी से उसको परफॉर्म कर सकता है। तो वही मिसाल ये है कि इसमें इन लाइब्रेरी फाइल्स में उन फंक्शन की डिटेल मौजूद होती है कि जब ये फंक्शन कॉल किए जाएं तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है। द मीनिंग आर डिस्क्राइब्ड इन स्टैंडर्ड हेडर फाइल। द हेडर फाइल std.h contains information about standard input and output functions such as scanf and printf। तो मुख्तलिफ जो फंक्शन हैं सी लैंग्वेज के या C++ के, उनके लिए हेडर फाइल का होना जरूरी है ऊपर, क्योंकि प्रोग्राम में हम सिर्फ फंक्शन का नाम देते हैं, उन फंक्शन की जो डिटेल है वो उन हेडर फाइल में मौजूद होती है। सेकंड इसमें आ जाता है डिफाइन डायरेक्टिव। डिफाइन डायरेक्टिव क्या है? दो कंसेप्ट हैं जो आगे आपने पढ़ने हैं डिटेल के साथ। उनमें से एक जो बेसिक एक लैंग्वेज का कंसेप्ट होता है, एक हम कहते हैं वेरिएबल, एक होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल आम रूटीन में जो डेफिनेशन ली जाती है, वेरिएबल से मुराद एक ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहे, कांस्टेंट से मुराद ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो, जिसमें कोई तब्दीली ना हो, वो मुस्तकिल वही वैल्यू रहे। तो दो कंसेप्ट हो गए। लेकिन कंप्यूटर के अंदर या सी लैंग्वेज में इन कांस्टेंट और वेरिएबल से मुराद ये होता है कि एक ऐसा मेमोरी एरिया बनाना कि जिसमें जो वैल्यू हम स्टोर करें वो बार बार चेंज हो, रिप्लेस होती रहे, उसको हम कहेंगे वेरिएबल। एक ऐसा मेमोरी एरिया जनरेट करना जिसमें जो फर्स्ट टाइम आप वैल्यू स्टोर कर देते हैं वही रहे, उसमें कोई तब्दीली फिर फर्दर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान उसमें कोई चेंजेस ना हो पाए, उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। अब जैसे बात चीजें यूनिवर्सल होती हैं कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे पाई है, तो पाई की वैल्यू आम में चेंज नहीं होती, यानी वही वैल्यू ही हम रखते हैं कि जैसे 22/7 या 3.1415 उसकी वैल्यू ली जाती है। तो उसके लिए अब पाई का सिंबल जो है वो प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इस वजह से उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कांस्टेंट बना सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर, किसी फार्मूले में। अगर आपने पाई को यूज करना है तो आप उसके लिए आइडेंटिफायर एक डिफाइन कर लेंगे। जैसे डिफाइन डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट, इट स्टार्ट्स विद द सिंबल नंबर साइन, कि इसके सिंटैक्स जो है वो नंबर साइन से होगा। इट इज नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, और आखिर में इसके सेमीकोलन नहीं आता। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में किसी भी जगह पर यूज करते हैं, लेकिन जहां पर आप उस आइडेंटिफायर को यूज करेंगे उससे पहले होना चाहिए, उसके बाद ना हो। सिंटैक्स क्या है इसका? नंबर साइन, डिफाइन, उसके बाद आइडेंटिफायर लिखेंगे। ये डिफाइन क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि कांस्टेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। आइडेंटिफायर और वैल्यू, जो वैल्यू होगी। एग्जाम्पल इसकी नंबर साइन, डिफाइन, जैसे PI। ये एक आम जनरल कंसेप्ट है जो यूज किया जाता है कि वेरिएबल्स जो बनाए जाते हैं वो आम रूटीन में स्मॉल अल्फाबेट में लिखे जाते हैं। जो कांस्टेंट डिफाइन किए जाते हैं उनको ब्लॉक लेटर में लिखा जाता है। लेकिन ये टर्म प्रोग्रामर्स की तरफ से एक डिफाइन की हुई है, यूनिवर्सल, कंपल्सरी नहीं है। वेरिएबल भी आप कैपिटल लेटर में बना सकते हैं और कांस्टेंट आप स्मॉल लेटर में भी बना सकते हैं।
लेकिन एक जर्नल एक टर्म एक बनाई हुई है कि उसके मुताबिक कि आप जो कांस्टेंट हैं उनको ब्लॉक लेटर में बनाएंगे। अब ये वैल्यू जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये वैल्यू 3.1415 ये इंक्लूड हो जाएगी किसमें, पी आई में। अब पी आई जहां पर भी आप लिखेंगे उससे मुराद वही वैल्यू होगी। किसी फार्मूले में जैसे 2πr अगर आपने फाइंड करना है तो उसमें 2 मल्टीप्लाइड बाई, फिर आप पाई का सिंबल तो नहीं लगा सकते, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू ही लिखें 3.1415, या फिर आप उसकी जगह पर पी आई लिख सकते हैं। पी आई लिखकर जैसे मल्टीप्लाइड बाई आर करेंगे तो वो फार्मूला वो फंक्शन जो है वो एक्सप्रेशन ये एग्जीक्यूट हो सकेगी, ये फार्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा। कांस्टेंट बनाने के लिए एक कांस्ट क्वालिफायर भी होता है लेकिन उसको करने की बजाय आप सिर्फ ये डिफाइंड डायरेक्टिव का ही करेंगे। कांस्ट क्वालिफायर से भी वैसे कांस्टेंट बनाए जा सकते हैं, तो इसमें ये डिफाइंड डायरेक्टिव का आ गया। नेक्स्ट आ गई ये डेफिनेशन है इसमें, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अनस्ट्रक्चर्ड में स्मॉल प्रोग्राम बनाए जाते हैं। स्टार्ट में प्रोग्राम जो बेसिक प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है, जो स्टार्ट से जो लर्नर्स हैं वो आम रूटीन में जो प्रोग्रामिंग करते हैं, आप लोग जो स्टार्ट में जितने भी ये चैप्टर शुरू वाले पढ़ेंगे 8, 9, 10, 11, 12 तक जब आप पढ़ेंगे तो ये आप अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथड से करेंगे। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथड में आमतौर में जो लार्ज प्रोग्राम जब बनाए जाते हैं ह्यूज साइज में कि जिसमें हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हो एक प्रोग्राम में, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड मेथड ज़्यादा सूटेबल होता है, वहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड से प्रोग्रामिंग नहीं की जाती। दोनों में डिफरेंस ये आ जाता है कि अनस्ट्रक्चर्ड में पूरा प्रोग्राम का जो लॉजिक है, तमाम इंस्ट्रक्शन एक ही मॉड्यूल में एक ही फंक्शन में बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लाइंस का प्रोग्राम है तो सारी 100 की 100 लाइंस एक ही फंक्शन में होंगी, उसमें कोई और फंक्शन नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम्स कई आ जाते हैं कि एरर्स को फाइंड करना है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को बार बार इवेल्युएट करना है। जैसे अगर आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 3 नंबर्स का अलग अलग फाइंड करना है फैक्टोरियल, तो आपको 3 बार वो कोड अलग अलग लिखना पड़ेगा। इसी तरह को टेबल प्रिंट करनी है या कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करना है तो आपको बार बार वो राइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मेथड ज़्यादा सूटेबल होता है, अनस्ट्रक्चर्ड का नहीं होता इसमें। तो इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन सिंगल मॉड्यूल ऑफ अ फंक्शन। द प्रोग्राम रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर एरर प्रोन। इसमें एरर ज़्यादा आते हैं, एरर को फाइंड करना ज़रा मुश्किल भी हो जाता है। इसमें डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है कि अगर 100 लाइन्स हैं उसको समझना भी खासा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी लाइन का क्या पर्पज़ है, किस तरतीब से आएंगी, किस तरतीब से एग्जीक्यूशन होंगी। कोई एरर आ जाता है तो उसको फाइंड करना भी मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर अगर वो लॉजिकल एरर हो तो उसको फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिंटैक्स एरर को तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कंपाइलर। मॉडिफाई एंड डिबग, उसका एरर फाइंड करना भी मुश्किल हो जाता है और उसमें मॉडिफिकेशन भी मुश्किल हो जाती है, तो बार बार वही सेम कोड ही आपको बार बार लिखना पड़ता है। सेकेंड जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, इसमें क्या होता है कि आप हर फंक्शन से रिलेटेड अलग अलग एक मॉड्यूल या एक फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना लेते हैं। जैसे अगर मुख्तलिफ वैल्यूज़ की आपने एवरेज फाइंड करनी है तो आप एवरेज का एक फंक्शन बना लेंगे। उसके बाद जब भी आप उसको कॉल करते हैं मेन के अंदर तो एक लाइन आप लिखेंगे मेन फंक्शन में, तो वही फंक्शन वो एग्जीक्यूट कर देगा। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जो फंक्शन बनाए जाते हैं ये उसी उसी प्रोग्राम में भी हो सकते हैं, अलग से एक फाइल में भी बनाए जा सकते हैं। ठीक, अलग से एक फाइल में बनाएंगे तो इंक्लूड डायरेक्टिव से उसको कॉल करेंगे, लेकिन अगर उसी फंक्शन उसी प्रोग्राम में ही आप कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन मेन फंक्शन से बाहर आप बनाते हैं तो फिर आपको उसी में आसानी से आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिफाइंड इंक्लूड से उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो in structured programming language, the entire logic of the program is divided into a number of smaller modules or functions. Each module is a piece of code that implement a different functionality. The main module call other modules when they are needed to execute. कि जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है आप उसको कॉल करते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाता है उसमें। It is an easy and simple technique कि एक फंक्शन को आपने 10 बार यूज़ करना है तो आप बनाएंगे एक ही दफ़ा फंक्शन, 10 बार उसको कॉल कर लेंगे तो वो आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। The program written in these languages are easy to understand, modify and debug.
देयर इज आल्सो लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन द प्रोग्राम। इसमें एरर के भी चांसेस कम होते हैं क्योंकि अलग अलग फंक्शन है। जैसे अगर आपने एक प्रोग्राम में 5 फंक्शन बनाए हुए हैं, किसी बाकी 4 में कोई एरर नहीं आ रहा, एक में एरर आ रहा है, तो आप उसी के कोड को आप देखेंगे, बाकी पूरे प्रोग्राम को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से इसमें मॉडिफिकेशन करना भी आसान है। एक फंक्शन नया ऐड करना है, आप अलग से एक फंक्शन बना लेंगे, उसको आप जिस जगह पर भी कॉल करना चाहेंगे आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये हम करेंगे। नेक्स्ट फिर आगे जो उसमें टॉपिक आएगा एरर्स और उसकी टाइप्स, उसको फिर हम फर्दर कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।